यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अजी यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 जीव विज्ञान आनुवंशिकता वाले चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो। जैसा कि मैं लगातार सीरीज को चला रही हूँ तो इसके पीछे के सारे चैप्टर हो चुके हैं और आज हम देखेंगे आनुवंशिकता वाले चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जान जाए कि आनुवंशिकता होता क्या है। आनुवंशिकता का मतलब है कि माता पिता के गुण उनके बच्चों में जाते हैं। जैसे कि अगर आपके माता पिता की आंखें काली होती हैं तो आपकी भी आंख काली होने की संभावना ज़्यादा होगी। आनुवंशिकता का सीधा सा मतलब यही है कि जैसे आपके माता पिता वैसे आप, यानी कि सेम टू सेम। जैसे कि अब हम कैसे समझेंगे इसको कि माता पिता के जो गुण होते हैं वो उनके बच्चों में जाते हैं। जैसे कि अगर आपके माता पिता की आंखें काली हैं तो आपकी भी आंख काली होने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो अब हम अगला देखेंगे। और ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें कि हम जीन कहते हैं। इन जीनों में हमारे लक्षणों की जानकारी होती है, जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई आदि। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे माता पिता से ये जीन मिलते हैं, जैसे कि आँखों के रंग वाला जीन, बालों के रंग वाला जीन, ऊंचाई आदि। इसलिए बच्चे में माता पिता से कुछ या फिर सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अगला एक टर्म और है जिसे कि हम बोलते हैं वंशागति, हेरेडिटी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये सेम चीज़ है, इसीलिए मैं आप लोग को लेकर के आई हूँ ये चीज़। तो वंशागति यानी कि हेरेडिटी का अर्थ है जीवों के लक्षणों का उनके बच्चों में संक्रमण, यानी कि जो जीव रहेंगे उनके जो लक्षण रहेंगे वो उनके बच्चों में संक्रमण होगा उस लक्षण का। दूसरे शब्दों में कहें तो ये माता पिता से संतानों तक गुणों का हस्तांतरण है। और कुछ मुख्य बिंदु भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला है जीन। जीन क्या है ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वंशागति की मूल इकाई जीन है। कोई पूछेगा जीन क्या है तो आप बताओगे कि वंशागति की मूल इकाई को ही हम जीन कहते हैं। जीन डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जो कि गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अब अगला है कि गुणसूत्र क्या होते हैं। तो ये लंबे धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? तो लंबी लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे कि हम गुणसूत्र कहते हैं और ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं जिनमें से कि एक माता से और दूसरा पिता से प्राप्त होता है। अगला हम देखेंगे लक्षण क्या होता है। तो लक्षण जीवों की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई, रक्त समूह आदि। लक्षण हम किसे कहेंगे? जो विशेषताएं रहेंगी उसे हम लक्षण कहेंगे। अब दीदी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आनुवंशिकता और वंशागति एक ही है? तो मैं आप लोग को बता दूं कि अब हम देखेंगे आनुवंशिकता और वंशागति में अंतर को। इसका मतलब ये है कि आनुवंशिकता और वंशागति अलग अलग होते हैं, तभी तो इसमें अंतर है ना।
तो अंतर हमें कैसे पता चलेगा? आनुवांशिकता हेरेडिटी और वंशागति जेनेटिक्स में थोड़ा सा कुछ ही अंतर है, हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि आनुवांशिकता की बात करें तो जब हम इसकी परिभाषा देंगे तो क्या लिखेंगे कि जीवों के लक्षणों का उनके बच्चों में संक्रमण आनुवांशिकता कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये माता पिता से संतानों तक उनके गुणों का हस्तांतरण है। और ये किस पे फोकस करता है? तो ये जीवों के लक्षणों के संचरण पर केंद्रित है। जैसे उदाहरण देखें तो आँखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई, रक्त समूह आदि के संचरण, ये हो गई आनुवांशिकता। तो अब हम वंशागति को देखेंगे, जिसे कि हम बोलते हैं जेनेटिक्स। इसकी परिभाषा की बात करें तो आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान है वंशागति। और ये किस पर फोकस करता है? ये आनुवांशिकता के तंत्रों, जीनों, गुणसूत्रों और डीएनए के अध्ययन पर केंद्रित है। जैसे उदाहरण में देखें तो जीनों की संरचना, कार्य, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक रोगों का अध्ययन। अब सारांश क्या निकला? सारांश ये निकला कि आनुवांशिकता एक प्राकृतिक घटना होती है, जबकि वंशागति उस घटना का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे ही आप लोग याद करेंगे, ये तो ज़्यादा आसान है। और आनुवांशिकता लक्षणों के संचरण से संबंधित है, जबकि वंशागति आनुवांशिकता के तंत्रों से संबंधित है। अब अगला है कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं। पहले चैप्टर में भी था, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों ने वो चैप्टर की वन शॉट सीरीज नहीं देखी होगी तो हम इसे बता देते हैं। विभिन्नता का अर्थ है भिन्न भिन्न होना, अलग अलग होना या फिर विविध होना। सरल शब्दों में समझाएं तो जब दो या फिर अधिक चीजें या व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग हो तो उन्हें भिन्न कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें हम तो मानव जाति में विभिन्नता, मानव जाति में विभिन्नता बहुत अधिक देखी जाती है। जैसे कि लोगों के रंग, आकार, ऊंचाई, चेहरे के लक्षण, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका धर्म आदि सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं। प्रकृति में विभिन्नता की बात करें तो प्रकृति में भी विभिन्नता व्याप्त है। पौधों, जानवरों, पक्षियों, कीड़ों आदि का विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो ये बहुत आसान है, आप लोग हमेशा देखते रहते हो और विभिन्नता को मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, इसलिए रिवीजन के तौर पर मैं एक बार आप लोग को बता तो दे रही हूँ, तो आप लोग इसे समझ लीजिए। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से पूछ लीजिएगा। अगली है विभिन्नताओं का महत्व क्या है। तो सबसे पहला है कि विविधता समृद्धि लाती है। जैसे कि विभिन्न विचारों, दृष्टिकोणों और संस्कृतियों का होना समाज को समृद्ध बनाता है। जैसा कि मैंने पहले ही एग्जाम्पल देकर के आप लोग को समझाया था कि अगर 10 लोग हैं, 9 लोग गलत काम करेंगे तो एक लोग को सही काम भी करना है और सही भी तो बताने वाला कोई होना चाहिए, वरना 9 के 9 गलत काम करेंगे और 10वां भी उसी में का रहेगा, तब तो अलग विचार होंगे ही नहीं। अगली है विविधता सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। जब विभिन्न विचारों का सामना होता है तो नए विचारों और समाधानों की उत्पत्ति होती है। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि जब ढेर सारे विचार हो जाते हैं, जैसे कि 4-5 फ्रेंड्स लोग आप लोग मिल गए तो नए नए समाधान आने लगते हैं। कोई प्रॉब्लम है, पहला लोग बोलेगा कि देखो इसका आंसर ये होगा, दूसरा कहेगा आंसर ये होगा, ऐसे 5 के 5 अलग अलग आंसर रहेंगे तो नए समाधान उत्पन्न होंगे। और विविधता क्या करती है, ये अनुकूलन में भी मदद करती है। विभिन्नता जीवों को बदलते पर्यावरण में अनुकूल करने में मदद करती है। विविधता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है जन्मानुसार विविधता।
जन्मानुसार विविधता का अर्थ है कि लोग जन्म से ही कुछ विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं आनुवंशिक, शारीरिक या जैविक हो सकती हैं। हमें पता है कि हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। जन्मानुसार विविधता के कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है शारीरिक विविधता, जिसमें की है रंग, लोगों की त्वचा, लोगों की आंखें और बालों का रंग, ये सब अलग अलग होता है। भले ही ये सारी चीज़ें अलग अलग हो, विविधता हो, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सभी एक हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगला है ऊंचाई। लोगों की ऊंचाई भी अलग अलग होती है। आपके फ्रेंड्स लोग भी होंगे, किसी की ऊंचाई आपसे ज़्यादा होगी तो किसी की आपसे कम होगी। अगली है शारीरिक बनावट। लोगों की हड्डियों की संरचना, मांसपेशियों का विकास आदि भी भिन्न होते हैं। फिर है लिंग। पुरुष और महिलाएं शारीरिक रूप से भी अलग अलग होते हैं। सोचो, अगर एक ही हो जाए तो क्या किसी बच्चे का जन्म हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के जन्म के लिए ही हमें पुरुष और महिला दोनों की आवश्यकता है। तो देखो, इससे क्या होगा कि प्रकृति में हमारे सारे चीज़ों का इंतजाम है। और फिर अगली है हमारी आनुवंशिक विविधता, जिसमें कि सबसे पहला है रक्त समूह। लोगों का रक्त समूह अलग अलग होता है, जैसे कि ए बी, किसी का ABO, और इसमें भी प्लस माइनस होता है। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A निगेटिव, B निगेटिव, O निगेटिव, O पॉजिटिव, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें पता है कि रक्त समूह भी अलग अलग होता है। अगली है आनुवंशिक रोग। कुछ लोग जन्म से ही कुछ आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त होते हैं। फिर है प्रतिरक्षा तंत्र। लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र अलग अलग होता है, जिसके कारण कुछ लोग कुछ बीमारियों से अधिक संवेदनशील होते हैं। पहली है जैविक विविधता, जैसे कि अंगों की संख्या। कुछ लोगों में जन्म से ही कुछ अंगों की संख्या अधिक या फिर कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली तो लोगों के 5 फिंगर्स होते हैं। सॉरी, इसमें तो एक ज़्यादा बन गया, लेकिन बताना मुझे यही है कि जैसे नॉर्मली लोगों में 5 फिंगर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन भी तो आती है जिसमें कि लोगों के ऐसे 6 फिंगर्स निकल आते हैं। उनके पास ऐसा 5 न होकर के ऐसी 6 उंगलियां हो जाती हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। कुछ लोग जन्म से ही किसी प्रकार की शारीरिक या फिर मानसिक विकलांगता से ग्रस्त होते हैं। ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को। अगली है जन्मानुसार विविधता के कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली है आनुवंशिकता। माता पिता से बच्चों में गुणों का संक्रमण होता है, इसके कारण हो जाता है। पर्यावरण, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान माँ के स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण का प्रभाव। अगर माँ ने अच्छा खाना नहीं खाया गर्भावस्था के दौरान, सही से नहीं है, सब कुछ अच्छे से नहीं है बॉडी में, तो भी प्रभाव पड़ जाता है बच्चे के ऊपर। बच्चा कमजोर पैदा हो जाएगा। अगली है जैविक कारक। कोशिका विभाजन के दौरान होने वाली त्रुटियां। जन्मानुसार विविधता का महत्व क्या है? सबसे पहली है मानव जाति की समृद्धि। पता ही है कि विभिन्नताएं मानव जाति को समृद्ध बनाती हैं। अनुकूलन, विभिन्नता जीवों को बदलते पर्यावरण में अनुकूल करने में मदद करती है। विज्ञान और चिकित्सा, जन्मानुसार विविधता के अध्ययन से विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोजें होती हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जन्मानुसार विविधता के कारण लोगों में भेदभाव करना गलत है। सभी लोग समान हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। जनन के दौरान विविधता का संचय कैसे होता है? तो जनन के दौरान विविधता का संचय मुख्य रूप से निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से होता है। जैसे कि सबसे पहला है आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहली होती है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया।
तो ये प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होती है, जब समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, तो इससे नए जीन संयोजन बनते हैं, जिससे कि संतानों में माता पिता से भिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गुणसूत्रों के जोड़े स्वतंत्र रूप से वितरित होते हैं, जिससे कि प्रत्येक युग्म में विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रों का संयोजन होता है। इससे भी संतानों में विविधता बढ़ती है। ये भी पता होगा आप लोगों को। अगला है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे डीएनए में परिवर्तन, डीएनए अनुक्रम में होने वाले परिवर्तन जैसे कि बिंदु उत्परिवर्तन, सम्मिलन या विलोपन नए एलील जीन के वैकल्पिक रूप बना सकते हैं। ये उत्परिवर्तन संतानों में नए लक्षणों का कारण बन सकते हैं। अगला है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मादा और नर युग्मकों का संलयन। मादा और नर युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है, जिसमें कि माता और पिता दोनों के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इससे संतानों में आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। और भी है जैसे कि बाह्य कारक, पर्यावरणीय कारक। भले ही आप लोग को ये बोरिंग लग रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो, परंतु फिर भी ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। बिना मन के सही, लेकिन एक बार पढ़े रहोगे तो क्या होगा कि एग्जाम में कुछ तो लिख पाओगे। और मैंने बताया ही है कि 0 से हमेशा 1 बेहतर होता है, यानी कि कुछ नहीं लिखने से अच्छा ये है, ये 0 नंबर लाने से तो अच्छा है कि आप 1 नंबर लेकर के आओ। इन सभी तंत्रों के कारण जनन प्रक्रिया संतानों में माता पिता से भिन्न लक्षणों का उत्पादन करती है, जिससे कि जैविक विविधता बढ़ती है और प्रजातियों का विकास होता है। तो अगला हम देखेंगे लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। लक्षणों की वंशागति का अर्थ है कि माता पिता के लक्षणों का उनके बच्चों में संक्रमण। दूसरे शब्दों में कहें तो ये माता पिता से संतानों तक गुणों का हस्तांतरण है। यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है, जैसे कि हम जीन किसे कहेंगे। वैसे तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। वंशागति की मूल इकाई जीन है। जीन डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जो कि गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? ये लंबे धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, जिनमें से एक माता से और दूसरा पिता से प्राप्त होता है। अगला है लक्षण। ये जीवों की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई, रक्त समूह आदि। लक्षणों की वंशागति के उदाहरण कैसे हैं? मान लीजिए कि यदि आपके माता पिता की आंखें भूरी हैं, तो आपकी भी भूरी आंखें होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? आनुवंशिकता के कारण। यदि आपके परिवार में किसी को हृदय रोग है, तो आपके भी होने का जोखिम अधिक हो सकता है। तो क्या करना है कि सारे लोग अच्छे से रहिए। यदि आपके माता पिता लंबे हैं, तो आप भी लंबे होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि मेरी भी एक फ्रेंड है, उसके मम्मी पापा तो बहुत लंबे हैं पर वो छोटी है। तो सभी जगह पे तो लागू नहीं होता, कभी कभार अपवाद भी आ जाता है, परंतु हम पढ़ते वो हैं क्योंकि सारी चीज़ें बहुमत के आधार पे चलती हैं। जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होंगी, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा ऑडियंस होंगी, सारी चीज़ें उसी तरफ होंगी। अगली है लक्षणों की वंशागति का महत्व क्या है? तो ये जीवों की विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। ये प्रजातियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आनुवंशिक रोग को समझने और उनका इलाज करने में मदद करता है। तो जीवों में विविधता, वेरिएशन इन एनिमल कैसे होगा?
जीवों में विविधता का अर्थ है कि एक ही प्रजाति के जीवों में भी आपस में अंतर पाया जाता है। ये अंतर शारीरिक, आनुवांशिक, व्यवहारिक आदि विभिन्न रूपों में हो सकते हैं। आपको भी पता है कि भले ही आप अपने मम्मी पापा से मैच कर रहे हो, परंतु पूरे तरीके से उनकी तरीके के नहीं हो, थोड़ा तो अंतर है ही। जीवों में विभिन्नताओं के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पहला है क्रॉसिंग ओवर। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। पहला है स्वतंत्र, इसके बाद है स्वतंत्र अपव्यूहन यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गुणसूत्रों के जोड़े स्वतंत्र रूप से वितरित होते हैं। अगला है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। डीएनए में होने वाले परिवर्तन जैसे कि बिंदु उत्परिवर्तन, सम्मिलन, विलोपन नए एलील जीन के वैकल्पिक रूप बना सकते हैं। अगला है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मादा और नर युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है, जिसमें कि माता और पिता दोनों के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। फिर है पर्यावरणीय प्रभाव, इन्वायरमेंटल इफेक्ट। पर्यावरणीय कारक जैसे कि तापमान, आहार, प्रकाश आदि जीवों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं और विभिन्नताएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीवों में विविधता के उदाहरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शारीरिक विविधता, आकार, रंग, ऊंचाई, शरीर के अंगों की संरचना आदि में अंतर। उदाहरण विभिन्न रंगों के कुत्ते, विभिन्न आकार के हाथी। पहला है व्यवहारिक विविधता, व्यवहार में अंतर जैसे कि आहार, शिकार करने की तकनीक, संचार आदि। उदाहरण में विभिन्न प्रकार के पक्षियों के गाने, विभिन्न प्रकार के बंदरों की गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। आनुवंशिक विविधता, रक्त समूह, प्रतिरक्षा तंत्र, आनुवंशिक रोग आदि में अंतर होता है। जीवों में विविधता का महत्व क्या होता है? अनुकूलन का होना। विविधता जीवों को बदलते पर्यावरण में अनुकूलन करने में मदद करती है। प्रजातियों का विकास, विविधता प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला है जैव विविधता, विविधता जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। अगला है मेंडल, जो कि थे आनुवांशिकता के जनक। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है। आप लोग को मैं फोटोज भी दिखा देती हूँ अगर नहीं देखे होंगे तो। ये हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी, कौन से वाले? ये वाले जो है, इनकी फोटोज आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर ये सारे जो आप लोग को मटर दिख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने मटर पर ही तो प्रयोग किया था। ये सारे मटर हैं और ये ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। इन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इन्होंने मटर के पौधे पर कई सारे प्रयोग किए थे और आनुवांशिकता के मूल सिद्धांतों की खोज की थी और वंशागति के नियमों का प्रतिपादन भी किया था। उनके प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें कि मेंडल के नियम कहा जाता है। और मेंडल के नियम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पता ही होगा। अगला है आनुवांशिकता के अध्ययन की नींव रखी। उनके कार्यों ने आनुवांशिकता के अध्ययन की नींव रखी और आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का विकास किया। इनके कार्यों के महत्व को उनके जीवन काल में पूरी तरह से समझा नहीं गया, लेकिन बाद में उनके प्रयोगों और सिद्धांतों को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया और आनुवंशिकी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।
तो मेंडल ने आखिर मटर पर प्रयोग क्यों किया, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के मूल सिद्धांतों की खोज की। यहाँ उनके प्रयोगों का सारांश है। जैसे कि अगर कोई पूछेगा कि पहले तुम ये बताओ कि उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो आप क्या बताओगे? तो सबसे पहला बताओगे कि वो आसानी से उगना और बनाए रखने का उसका गुण था। मटर के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं और उनकी देखभाल भी आसान है, इसीलिए मटर के पौधे को चुना। और तो और उसका जीवन चक्र भी छोटा होता है। मटर का जीवन चक्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिससे कि मेंडल एक उचित समय सीमा के भीतर कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते थे। और स्वयं परागण भी होता है। मटर के पौधे आमतौर पर स्वयं परागण करते हैं, लेकिन मेंडल विभिन्न पौधों के बीच परागण को मैनुअल रूप से स्थानांतरित करके परागण को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। और इसमें स्पष्ट लक्षण भी होते हैं। मटर के पौधों में कई आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण होते हैं, जैसे कि फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद, बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, बीज का रंग पीला या हरा और पौधे की ऊंचाई लंबा या छोटा। मेंडल के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण क्या थे? जैसे कि शुद्ध प्रजनन रेखाएं। मेंडल ने शुद्ध प्रजनन मटर के पौधे के साथ शुरुआत की, जिसका अर्थ है कि जब स्वयं परागण किया जाता है तो वे लगातार समान लक्षणों वाली संतान पैदा करते हैं। अगला है परागण। उन्होंने विपरीत लक्षणों वाले पौधों, जैसे कि एक लंबा पौधा और एक छोटे पौधे को परागित किया। इससे कई प्रकार के लक्षण मिले। संतानों का भी अवलोकन किया। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में संतानों के लक्षणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रमुख अवलोकन क्या किया था कि जैसे उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण थे। पहली पीढ़ी F1 में केवल 2 विपरीत लक्षणों में से एक दिखाई दिया, तो मेंडल ने इसे प्रभावी लक्षण कहा, जबकि वह लक्षण जो कि गायब हो गया प्रतीत होता था उसे अप्रभावी लक्षण कहा गया। प्रभावी लक्षण किसे कहा? जो कि दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था, और जो नहीं दिखा, नहीं प्रतीत हुआ, उसे अप्रभावी लक्षण कह दिया। और अप्रभावी लक्षणों का पुनर्प्रकटन भी हुआ। दूसरी पीढ़ी F2 में अप्रभावी लक्षण लगभग 3.1 प्रभावी से अप्रभावी के अनुपात में फिर से प्रकट हुआ। अब हम मेंडल के नियमों को देखेंगे। मेंडल ने अपने अवलोकनों के आधार पर मेंडल ने वंशागति के 3 मूलभूत नियमों की रूपरेखा तैयार की, जैसे कि हम आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। पृथक्करण का नियम, जिसमें कि प्रत्येक विरासत में मिला लक्षण कारक अब एलील के रूप में जाना जाता है कि एक जोड़े द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कि प्रत्येक माता पिता से विरासत में मिला है। ये कारक युग्मक गठन के दौरान अलग हो जाते हैं, ताकि प्रत्येक युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए केवल एक ही कारक हो। पृथक्करण के नियम का क्या मतलब है कि 2 रहेंगे तो एक अलग पृथक पृथक जीन हो जाएंगे इसमें, ताकि दोनों दिखाई दे। अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक लक्षण की वंशागति अन्य लक्षणों की वंशागति से स्वतंत्र होगी, कोई भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। फिर है प्रभाविता का नियम। जब किसी लक्षण के लिए तो भिन्न एलील मौजूद होते हैं, तो एक एलील प्रभावी एलील दूसरे एलील अप्रभावी एलील की अभिव्यक्ति को मास्क कर रखता है। प्रभाविता के नियम में क्या होगा कि अब जब आप 2 लक्षणों को लेकर के करवाओगे, उनके बीच में क्रॉस तो एक दिखेगा जिसे हम प्रभावी बोलेंगे, और एक नहीं दिखेगा जिसे अप्रभावी बोलेंगे। प्रभावी से ही नियम का नाम है प्रभाविता। मेंडल के प्रयोगों का महत्व क्या है? तो आनुवांशिकता की नींव है। मेंडल के काम ने आधुनिक आनुवांशिकता की नींव रखी, जिसे कि लक्षणों को कैसे विरासत में मिला है इसके मूल सिद्धांत प्रदान किए गए।
वंशागति पैटर्न को समझाया गया। उनके प्रयोगों ने हमें ये समझने में मदद की कि लक्षण माता पिता से संतानों में कैसे पारित होते हैं, जिसका चिकित्सा, कृषि और विकासवादी जीव विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। मेंडल के नियमों में प्रमुख रूप से कौन कौन से शब्दावली का प्रयोग किया जो कि पूछे जाते हैं, तो हम उसे भी देखेंगे। मेंडल के नियमों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लक्षण नहीं पता रहेगा तो आप लोग देखोगे कई जगह पर लिखा रहेगा तो आप सोचोगे आखिर ये है क्या। इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्रेट। किसी जीव की कोई भी विशेषता जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई आदि, इन सभी को हम लक्षण कहेंगे। कारक यानी कि फैक्टर, लक्षणों को नियंत्रित करने वाले तत्व जिन्हें कि अब जीन कहा जाता है। सबसे पहले जीन को ही कारक कहा जाता था परंतु अब जीन कहा जाता है। अगला है एलील, एक जीन के वैकल्पिक रूप जैसे कि आँखों के रंग के लिए नीला, भूरा, हरा आदि। प्रभावी डोमिनेंट, वह एलील जो कि अपने प्रभाव को प्रदर्शित करता है और अप्रभावी एलील के प्रभाव को दबा देता है। अगला है अप्रभावी रिसेसिव, वह एलील जिसका प्रभाव प्रभावी एलील की उपस्थिति में दबा रहता है उसे हम अप्रभावी कहेंगे। होमोजाइगस क्या है, जब किसी जीव में किसी लक्षण के लिए दोनों एलील समान रहेंगे जैसे कि कैपिटल टी। देखो यहाँ पे स्मॉल टी सेम है, कैपिटल टी सेम है तो इसे हम होमोजाइगस बोल देंगे। अगला है हेटेरोजाइगस, जब किसी जीव में किसी लक्षण के लिए दोनों एलील भिन्न होते हैं जैसे कि कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है तो हेटेरोजाइगस हो गया। अगला है युग्मक यानी कि गैमेट, लैंगिक कोशिकाएं जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु जो कि युग्मनज बनाने के लिए संलयित होती हैं। अगला है युग्मनज यानी कि जाइगोट, निषेचन के बाद बने कोशिका जो कि नए जीव में विकसित होती हैं। अगली है पीढ़ी जनरेशन, संतति के समूह को पीढ़ी कहा जाता है। मेंडल के 3 नियमों में इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? सबसे पहला है क्यों नहीं, पर ये इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोग को बता दूं। जैसे कि सबसे पहला पृथक्करण का नियम, तो इस नियम में कारक और युग्मक शब्दों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आपको कारक और युग्मक के बारे में जानना जरूरी है। अगला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो इस नियम में कारक और युग्मक के साथ साथ लक्षणों का स्वतंत्र विसरण का भी उल्लेख किया जाता है। प्रभाविता का नियम, इस नियम में प्रभावी और अप्रभावी एलील के बीच के संबंध को समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे एकदम अच्छे से कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के कुछ मूल नियमों का पता लगाया। कोई पूछेगा आनुवंशिकता के मूल नियमों का पता किसने लगाया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने। और किस पर प्रयोग किया, तो मटर के पौधे पर। मेंडल के 3 प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ये नियम बताता है कि प्रत्येक लक्षण के लिए 2 कारक एलील होते हैं जो कि युग्मक निर्माण के समय अलग हो जाते हैं। जैसे कि व्याख्या दें तो जैसे कि ऊंचाई का लक्षण, यदि एक पौधे में लंबा कैपिटल टी छोटा स्मॉल टी एलील है तो युग्मक बनते समय ये एलील अलग हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ युग्मकों में कैपिटल टी और कुछ में स्मॉल टी होगा। एक और है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये नियम बताता है कि विभिन्न लक्षणों के लिए एलील स्वतंत्र रूप से वितरित होते हैं।
व्याख्या दें तो बीज का रंग पीला या हरा और बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। ये दोनों लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से वितरित होते हैं। अगला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये नियम बताता है कि जब दो भिन्न एलील होते हैं तो प्रभावी एलील अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है जबकि अप्रभावी एलील का प्रभाव छिप जाता है। ये मैंने यहाँ पर सादा पेज लिया है आप लोग को ये नियम समझाने के लिए। जैसे कि देखो, ये कैपिटल टी है हमारे पास, ये स्मॉल टी है। कैपिटल टी को हम बोलते हैं शुद्ध लंबा और स्मॉल टी को बोलते हैं शुद्ध बौना। ठीक है, तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी यहाँ से आ जाएगा और स्मॉल टी यहाँ से आ जाएगा, मिलकर बन जाएंगे ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी बना रहेगा ये आप लोग को पता है। देखो, इसमें कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो ये तो बौना वाला था, ये लंबा वाला था। तो ये जो बना है इसे हम कहेंगे अशुद्ध लंबा, यानी कि ये लंबा हो गया, बौना नहीं हुआ, ये अशुद्ध लंबा है। तो इसमें लंबा वाला क्या है, प्रभावी लक्षण, और बौना वाला अप्रभावी लक्षण। तो यही हो गया हमारा प्रभाविता का नियम। जैसे कि व्याख्या दे तो जैसे कि मटर के पौधे में फूलों का रंग, यदि एक पौधे में बैंगनी और सफ़ेद एलील है तो बैंगनी रंग प्रभावी हो जाएगा और पौधे के फूल जो होंगे वो बैंगनी हो जाएंगे। ये नियम आनुवंशिकी की नींव है और हमें ये समझने में मदद करते हैं कि लक्षण कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी है यहाँ पे, जैसे कि पहला है फिनोटाइप, किसी जीव का दिखने वाला लक्षण, जैसे कि लंबा छोटा बैंगनी फूल। जीनोटाइप, किसी जीव के जीनों का संयोजन, जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। कोई पूछेगा मेंडल की सफलता के कारण कौन कौन से, तो आप क्या बताओगे कि जॉर्ज मेंडल की सफलता के कई सारे कारण थे, जिनमें से कि कुछ प्रमुख इस प्रकार है। उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन किया था क्योंकि मटर के पौधे में निम्नलिखित विशेषताएं थी जो कि उनके प्रयोगों के लिए उपयुक्त थी। पहला है, मटर के पौधे स्वपरागित होते हैं जिससे कि शुद्ध वंशक्रम प्राप्त करने में आसानी होती है। और मटर के पौधे में कई विपरीत लक्षणों के जोड़े होते हैं, जैसे कि लंबा और छोटा, पीला और हरा, गोल और झुर्रीदार। मटर के पौधे का जीवन चक्र छोटा होता है जिससे कि उन्हें कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। सावधानीपूर्वक नियंत्रित प्रयोग भी किया था। मेंडल ने अपने प्रयोगों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया था ताकि परिणामों में कोई भी त्रुटि ना हो। उन्होंने एक समय में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया था और उन्होंने शुद्ध वंशक्रम के पौधों का उपयोग भी किया था। सांख्यिकीय विश्लेषण क्या होता है? मेंडल ने अपने परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके परिणाम वास्तविक थे और संयोग से नहीं आए थे। एक तो पॉइंट ये भी है कि मैथ्यूजियन नियमों का उपयोग, हालांकि ये वाला आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मेंडल ने मैथ्यूजियन नियमों का उपयोग किया था जो कि वंशागति के नियमों का एक सेट है। इन नियमों का उपयोग करके मेंडल ने अपने परिणामों की व्याख्या की थी और वंशागति के नियमों की खोज भी की थी। प्रकाशित करना, मेंडल ने अपने परिणामों को प्रकाशित किया ताकि अन्य वैज्ञानिकों को उनके काम से अवगत कराया जा सके। इन सभी कारणों के कारण मेंडल को वंशागति के पिता के रूप में जाना जाता है। उनके काम ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया
और उनके द्वारा खोजे गए नियम आज भी आनुवंशिकी के अध्ययन में उपयोग किए जाते हैं। एक अगला हेडिंग है हमारा आनुवंशिकी लक्षणों की वंशागति का आणविक आधार। आनुवंशिकी लक्षणों की वंशागति का आधार डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक लंबी दोहरी हेलिक्स जैसी संरचना है जो कि कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। डीएनए में आनुवंशिक सूचना होती है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और जीवों के लक्षणों को निर्धारित करती है। तो डीएनए की संरचना के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। डीएनए 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ध्यान दीजिएगा, जब बात करेंगे हम आरएनए की तो साइटोसिन के जगह यूरेसिल हो जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं और ये क्रम ही आनुवंशिक सूचना को संग्रहित करता है। एडेनिन हमेशा थायमिन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। ये एडेनिन है, ये हमेशा डबल बॉन्ड से थायमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन जो रहेगा ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ता है। जीन के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। डीएनए के विशिष्ट खंडों को जीन कहा जाता है। प्रत्येक जीन एक विशिष्ट प्रोटीन के लिए कोड करता है। प्रोटीन शरीर के सभी कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं और वे जीवों के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अगला है प्रोटीन संश्लेषण। डीएनए में निहित आनुवंशिक सूचना का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले डीएनए का एक प्रतिरूप आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर आरएनए का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए कहा जाता है और इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। हिंदी में बोले तो अनुवाद कहलाता है। वंशागति क्या है? जब कोशिका विभाजित होती है तो डीएनए की एक प्रतिलिपि बनाई जाती है जिसे कि हम फोटोकॉपी बोलते हैं, ताकि प्रत्येक नई कोशिका में मूल डीएनए की एक प्रति हो। इस प्रकार आनुवंशिक सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। आनुवंशिक विविधता क्या है? डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक विविधता का कारण बनते हैं। उत्परिवर्तन डीएनए के क्रम में परिवर्तन होते हैं जो कि नए लक्षणों को जन्म दे सकते हैं। लैंगिक जनन भी आनुवंशिक विविधता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब 2 जीव प्रजनन करते हैं तो उनकी संतति में दोनों माता पिता के डीएनए के भाग होते हैं। आनुवंशिक विकार कौन कौन से हैं? डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन आनुवंशिक विकारों का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया का नाम आपने सुना ही होगा, जिसमें कि हंसियाकार हो जाती हैं। एक आनुवंशिक विकार है जो कि एक उत्परिवर्तन के कारण होता है जो कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन को प्रभावित करता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग जीवों के डीएनए में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग फसलों में सुधार करने, दवाएं बनाने और कई अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। अगला निष्कर्ष क्या है? डीएनए आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का आधार है। डीएनए में निहित आनुवंशिक सूचना प्रोटीन के निर्माण को नियंत्रित करती है जो कि जीवों के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन और लैंगिक जनन आनुवंशिक विविधता का कारण बनते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग जीवों के डीएनए में परिवर्तन करने के लिए किया जा सकता है। कोई पूछेगा डीएनए और आरएनए के बीच कुछ प्रमुख अंतर बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर डीएनए और आरएनए के बीच कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार है।
जैसे कि सबसे पहली बात करें संरचना की, जब डीएनए की बात करोगे तो इसमें दोहरी संरचना होती है। दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है, जो कि एक डबल हेलिक्स दोहरी कुंडली बनाता है। डीएनए आपको पता होगा ऐसे ऐसे होता है, तो ये एक और ये दो, डबल हेलिकल संरचना हो गया ना। इसे ऐसे ऐसे वैसे तो ये बना होता है डबल हेलिकल संरचना। और शुगर की बात की जाए तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और इसमें एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। क्षारक युग्मक में एडिसिन के साथ थायमिन जुड़ेगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा। आरएनए की बात करें तो इसमें एकल श्रृंखला होती है कुछ इस प्रकार। आमतौर पर एकल श्रृंखला के रूप में मौजूद होता है, हालांकि ये खुद पर वापस मुड़कर जटिल संरचनाएं बना सकता है। शुगर की बात की जाए तो इसमें राइबोस शुगर होता है। क्षारक इसमें एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। थायमिन के जगह यूरेसिल हो गया। और क्षारक युग्मन इसमें एडेनिन के साथ यूरेसिल और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है। कार्यों की बात की जाए तो डीएनए का काम है कि जीव की आनुवंशिक सूचना को संग्रहित करना और आरएनए के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करना। आरएनए की बात की जाए तो ये प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। विभिन्न प्रकार के आरएनए की विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए डीएनए से राइबोसोम तक आनुवंशिक सूचना ले जाता है। एम से देखो मैसेंजर हो गया तो ये सूचना लेकर के जाएगा। टी से ट्रांसफर हो गया तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान राइबोसोम तक एमिनो एसिड लाता है, एमिनो एसिड का ट्रांसफर करता है। आरएनए की बात की जाए राइबोसोमल आरएनए, तो राइबोसोम का एक प्रमुख घटक है जो कि प्रोटीन संश्लेषण की कोशिकीय मशीनरी है। स्थिरता की बात की जाए तो डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर की उपस्थिति के कारण ज़्यादा स्थिर होता है, जबकि आरएनए डीएनए की तुलना में कम स्थिर होता है और अपघटन के लिए ज़्यादा प्रबल होता है। स्थान में क्या होगा, डीएनए मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक कोशिका द्रव्य और राइबोसोम में पाया जाता है। संक्षेप में बताएं तो डीएनए आनुवंशिक सूचना के लिए दीर्घकालिक भंडारण अणु है, जबकि आरएनए उस जानकारी का उपयोग करके प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होता है। उनकी संरचनात्मक अंतर विशेष रूप से शुगर और नाइट्रोजन बेस उनके विशिष्ट कार्यों में योगदान करते हैं। गुणसूत्र और क्रोमोसोम के बारे में भी हम बस थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कि आनुवंशिक जानकारी को वहन करती हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। देखो ये डीएनए का फुल फॉर्म है और आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है। क्या है फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किसकी विशेषताएं? गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की विशेषताएं। ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। गुणसूत्रों में जीन होते हैं जो कि आनुवंशिक सूचना के मूलभूत इकाई है। जीन हमारे लक्षणों जैसे कि आँखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई आदि को निर्धारित करते हैं और जोड़ों में पाए जाते हैं। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र प्रकृति बनाते हैं। कोशिका विभाजन से पहले प्रत्येक गुणसूत्र अपनी एक प्रति बनाता है, जिससे कि कोशिका विभाजन के बाद नई कोशिकाओं को भी समान आनुवंशिक जानकारी मिले। विभिन्न आकार और आकृति। विभिन्न जीवों में गुणसूत्रों की संख्या, आकार और आकृति भिन्न भिन्न होती है।
इसका महत्व क्या है? वंशागति। गुणसूत्रों के माध्यम से आनुवंशिक जानकारी माता पिता से संतानों में जाती है। अगर आप अपने मम्मी पापा की तरह हो तो क्यों? गुणसूत्रों के द्वारा। और विकास भी होता है। गुणसूत्रों में होने वाले उत्परिवर्तन जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोग गुणसूत्रों में असामान्यताएं आनुवांशिक रोग का कारण बन सकती हैं। जैसे कि उदाहरण में देखें तो डाउन सिंड्रोम। इस रोग में व्यक्ति के पास 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है। यानी कि देखो जो XX गुणसूत्र होते हैं ना, इसमें एक ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? XXX 3 हो जाएंगे। ज़्यादा हो गए तो हानि तो होगी ही। गुणसूत्र जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय है और इनके अध्ययन से हमें जीवों की संरचना, कार्य और विकास के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। गुणसूत्रों के प्रकार कौन से होते हैं? गुणसूत्रों को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है ऑटोसोम्स। ये लिंग निर्धारण में सीधे शामिल नहीं होते। मनुष्यों में 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं। ये शरीर के सभी लक्षणों के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी रखते हैं, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई आदि। अगला है लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स। ये क्या करते हैं? लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है। महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। आकार के आधार पर गुणसूत्रों को भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि मेटासेंट्रिक, जिसमें कि सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य में स्थित होगा, जिससे कि दोनों भुजाएं लगभग समान लंबाई की होंगी। कुछ इस प्रकार से यहाँ बीच में स्थित होगा और दोनों भुजाएं समान प्रकार की होंगी, ये वाली और ये वाली। अगली है सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा सा विस्थापित होगा, जिससे कि एक भुजा दूसरी से केवल थोड़ी सी लंबी रहेगी, दूसरी थोड़ी सी छोटी, और ये थोड़ा सा अलग होगा। अगली है एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक छोर के बहुत करीब स्थित होगा, जिससे कि एक भुजा दूसरी भुजा से बहुत लंबी होगी। कुछ इस प्रकार से, एक बहुत लंबी, दूसरी छोटी, और यहाँ पे इक्वेटर फॉर्म में। टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक छोर पर स्थित होगा, जिससे कि केवल एक ही भुजा दिखाई देगी। ये ध्यान देने योग्य बात है कि विभिन्न जीवों के गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जीनोम क्या होता है? जीनोम जो है ये किसी जीव में पाए जाने वाले संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थों का समुच्चय है। इसमें उस जीव के पास मौजूद सभी DNA, कुछ वायरसों के मामले में RNA शामिल होते हैं। इसे एक जीव के निर्माण और रखरखाव के लिए ब्लूप्रिंट या निर्देशों के एक पूर्ण सेट की तरह समझे। जीनोम के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। गुणसूत्रों में निहित होना। अधिकांश जीवों में जीनोम गुणसूत्रों में व्यवस्थित होता है, जो कि DNA और प्रोटीन से बने धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। अगला है जीन। जीनोम में जीन होते हैं जो कि वंशागति की इकाई है और किसी जीव की विशेषताओं को निर्धारित करती हैं। प्रत्येक प्रजाति के लिए अद्वितीय। प्रत्येक प्रजाति का एक अद्वितीय जीनोम होता है। हालांकि निकट से संबंधित प्रजातियों के बीच समानताएं भी होती हैं। मानव जीनोम। मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन बेस जोड़े DNA होते हैं और ये 23 जोड़े गुणसूत्रों में व्यवस्थित होते हैं। जीनोम का अध्ययन, जिसे जीनोमिक्स कहा जाता है, इसने जीव विज्ञान की हमारी समझ में क्रांति ला दी है और इसके कई क्षेत्रों में अनुप्रयोग है, जिनमें चिकित्सा, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी भी शामिल है।
एकदम आखिरी टॉपिक है हमारा लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव में लैंगिक विशेषताओं का विकास निर्धारित होता है। अगर मनुष्यों में लिंग निर्धारण की बात की जाए तो सबसे पहला है लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। मनुष्यों में लिंग निर्धारण मुख्य रूप से लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। आपको पता भी होगा कि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। वाई गुणसूत्र की भूमिका क्या होती है कि वाई गुणसूत्र में मौजूद जीन पुरुष लक्षणों के विकास को निर्धारित करते हैं। लिंग निर्धारण की और भी कई सारी प्रणालियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ एक बार। जैसे कि ZW प्रणाली, कुछ पक्षियों, सरीसृपों और पक्षियों में ये प्रणाली पाई जाती है जिसमें कि मादा में ZW गुणसूत्र होते हैं और नर में ZZ गुणसूत्र होते हैं। सरीसृप का मतलब है रेंगने वाले जीव, जैसे कि सांप। अगला है XO प्रणाली। कुछ कीड़ों में नर में केवल एक ही गुणसूत्र होता है तो X0 बोल देंगे, जबकि मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं। अगला है हैप्लोडिप्लॉइडी। मधुमक्खी और चींटियों में अंडे निषेचित होकर के मादा डिप्लॉइड और अनिषेचित होकर के नर हैप्लॉइड बनाते हैं। जैसे कि जब ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण, तो उसमें भी ऐसा ही है। लिंग निर्धारण के कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि आनुवंशिक कारक। लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य जीन भी लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हार्मोनल कारक। हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन पुरुष लक्षणों के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है पर्यावरणीय कारक। कुछ जीवों में तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक लिंग निर्धारण को प्रभावित कर सकते हैं और करते भी हैं, जैसे कि मेंढक में होता है। लिंग निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है और विभिन्न जीवों में अलग अलग तरीकों से हो सकती है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होगा वैसे तो मैंने बता दिया, पर एक बार और अच्छे से देख लीजिए। मनुष्यों में लिंग निर्धारण मुख्य रूप से लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। महिलाओं में 2 XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में एक X और एक Y यानी कि XY गुणसूत्र होता है। ये काम कैसे करता है? तो शुक्राणु। पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक में X गुणसूत्र और दूसरे में Y गुणसूत्र होता है। अंडाणु। महिलाओं में सभी अंडाणुओं में केवल X गुणसूत्र ही होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। जब एक शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। बहुत आसान है, केवल इसको याद रखेंगे, सब याद रहेगा। जब एक X का शुक्राणु एक X अंडाणु के साथ मिलेगा तो XX लड़की होगी। जब एक Y शुक्राणु प्लस X अंडाणु मिलेगा तो XY लड़का होगा। इसलिए बच्चे का लिंग पिता से प्राप्त होने वाले गुणसूत्र के प्रकार X या Y द्वारा निर्धारित होता है। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि अगर लड़का नहीं हो रहा तो आप महिलाओं को दोष दें। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो इसमें कोई मेरा फ़ायदा थोड़ी ना है, बस इतना ही कारण है कि आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और हमारे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक जा सके और ज़्यादा लोग जानकारी ले सकें। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।